अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहांज़ेब जान और क्रैकेट नाव में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज हम इस वीडियो में एएसएफ एएसआई का 2022 में होने वाला पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर का विजुअल क्लियर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को सेपरेट लिखा गया है। कीप इन माइंड कि ये सैम्पल पेपर नहीं बल्कि ओरिजिनल पेपर है, मगर जो क्वेश्चन आउटडेटेड हो गए हैं उन्हें अपडेट किया जाएगा। मिसाल के तौर पर 2022 में ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जेर बोल्सोनारो थे, मगर अब लुइस डी सिल्वा हैं। अपडेटेड क्वेश्चन के लोअर राइट कॉर्नर में अपडेट की स्टैंप लगी होगी। हमने क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व नहीं किया बल्कि डिटेल से समझाया है। एडिशनल डिटेल बताने का मकसद क्वेश्चन को ज़हन नशीन करवाना और उससे रिलेटेड अदर क्वेश्चंस को कवर करना है, क्योंकि जब हम किसी क्वेश्चन को थोड़ा टाइम देते हैं या पिक्चर देखते हैं तो उसके याद रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलें अब लेक्चर शुरू करते हैं। पहला सेक्शन इंग्लिश पर मुश्तमिल है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक शामिल हैं। सवाल नंबर 1 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिमिलर मीनिंग वर्ड। हमने गिवन वर्ड का सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनिम फाइंड करना है। वर्ड है रिजाइड, जिसका मतलब है रहना, तो इसका दुरुस्त जवाब बनेगा ऑप्शन ए ड्वेल यानी बसना। रिजाइड का मतलब है रहना। इसे यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाते हैं। आई रिजाइड इन अ स्मॉल टाउन नियर द माउंटेन्स। मैं पहाड़ों के करीब एक छोटे से शहर में रहता हूँ। दूसरा वर्ड है सेरेन, जिसका दुरुस्त जवाब बनेगा ऑप्शन बी काम यानी पुरसकून। सेरेन का मतलब भी पुरसकून है। इसे यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाते हैं। द लेक लुक्ड सेरेन एट द सनसेट क्रिएटिंग अ ट्रैंक्विल एंड क्वाइट सीन। सूरज गरूब होते ही झील पुरसकून नजर आ रही थी, जिससे एक पुरसकून मंजर पैदा हो रहा था। सवाल नंबर 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑपोजिट मीनिंग वर्ड। अब हमने गिवन वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग यानी एंटोनिम बताना है। पहला वर्ड है एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब है अंदाज़ा लगाना, तो इसका दुरुस्त जवाब बनेगा ऑप्शन ए एक्यूरेट। एस्टिमेट यानी अंदाज़ा या तुक्का लगाना और एक्यूरेट मीन्स दुरुस्त यानी एग्जैक्ट। एस्टिमेट को यूज़ करते हुए एक सेंटेंस बनाते हैं। कैन यू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन वी हैव सो फार। क्या आप हमारे पास अब तक की मालूमात की बुनियाद पर प्रोजेक्ट की लागत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा वर्ड है टिमिड, जिसका मतलब है डरपोक, तो इसका दुरुस्त जवाब बनेगा ऑप्शन सी दिलेर। टिमिड को यूज करते हुए सेंटेंस बनाते हैं। टॉम फेल्ट टिमिड अबाउट रेजिंग हिज हैंड इन क्लास फियरिंग ही माइट गिव द रॉन्ग आंसर। टॉम ने क्लास में हाथ उठाते हुए डरपोक महसूस किया, इस डर से कि वो गलत जवाब न दे दे। सवाल नंबर 5 है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब हमने खाली जगह में मुनासिब वर्ड पुट करना है। सेंटेंस है, फिश जंप फ्रॉम 1 पाउंड डैश टू अदर पाउंड। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी इन टू अदर पाउंड। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, फिश जंप फ्रॉम 1 पाउंड इन टू द अदर पाउंड। इन टू का इस्तेमाल हमेशा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई चीज़ बाहर साइड से अंदर आ रही हो। अब यहाँ मछली 1 पाउंड से निकलने के बाद अब हवा में है, तो वो बाहर के इन्वायरमेंट में है, तो उसके बाद जैसे ही वो पाउंड के अंदर जाएगी तो वो बाहर से अंदर आ रही है, इसलिए इन टू का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, एग्जामिनर मॉनिटर द पेपर डिस्ट्रीब्यूशन डैश 10 मिनट्स। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी फॉर। कंप्लीट सेंटेंस होगा, एग्जामिनर मॉनिटर द पेपर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 10 मिनट्स। फॉर का इस्तेमाल टाइम ड्यूरेशन को मेंशन करने के लिए किया जाता है। गिवन सेंटेंस में 10 मिनट्स ड्यूरेशन को जाहिर कर रहे हैं, इसीलिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैज़ एक्सपीरियंस डैश ड्राइविंग ऑल टाइप्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए इन। कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, ही हैज़ एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग ऑल टाइप्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। किसी भी किस्म की स्किल या एक्टिविटी में महारत को जाहिर करने के लिए इन इस्तेमाल किया जाता है। अब गिवन सेंटेंस में ड्राइविंग एक स्किल है, तो इसके इजहार के लिए इन इस्तेमाल होगा। सवाल नंबर 8 है, फाइंड द सुपरलेटिव डिग्री। गिवन वर्ड की सुपरलेटिव डिग्री फाइंड करनी है। पहला वर्ड है सॉर यानी खट्टा, तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी ऑप्शन बी सॉरेस्ट। सॉर यानी खट्टे की पॉजिटिव डिग्री है सॉर, कंपैरेटिव डिग्री है मोर सॉर और सुपरलेटिव डिग्री है सॉरेस्ट। दूसरा वर्ड है बिटर, इसकी सुपरलेटिव डिग्री है ऑप्शन सी मोस्ट बिटर। बिटर यानी तल्ख, इसकी पॉजिटिव डिग्री है बिटर, कंपैरेटिव डिग्री है मोर बिटर और सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट बिटर। सवाल नंबर 10 है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। गिवन सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड टू मी आई विल कॉल यू। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए ही सेड टू मी दैट ही वुड कॉल मी।
हम सेड टू मी की बजाय टोल्ड भी लगा सकते हैं, मगर अगर हमें सेड टू ही यूज़ करना है तो दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही सेड टू मी ही वुड कॉल मी। सवाल नंबर 11 है द वर्ड इन ब्रैकेट इज। गिवन सेंटेंस में जो वर्ड ब्रैकेट में है वो अपनी हालत के एतबार से क्या है। सेंटेंस है हॉस्पिटल इज द प्लेस फॉर मेडिकल एंड सर्जिकल केयर एंड ट्रीटमेंट। अब यहाँ मेडिकल वर्ड एक नाउन के तौर पर यूज हुआ है, तो इसलिए हमारा दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी नाउन। सवाल नंबर 12 है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए सीनरी यानी मंजरनामा के करेक्ट स्पेलिंग है SCENERY। अब पेपर का सेकंड सेक्शन यानी जनरल नॉलेज शुरू हो रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 39 तक शामिल होंगे। डैश वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए इस्कंदर मिर्ज़ा। इस्कंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के लास्ट गवर्नर जनरल और पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे। उनकी प्रेसिडेंसी का इख्तिताम 1958 में हुआ जब जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। सवाल नंबर 14 है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स किस वजारत का इंतजामी महकमा है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ASF एविएशन डिवीजन का हिस्सा है। सवाल नंबर 15 है ASF अंडर ASF एक्ट 1975 रिस्पॉन्सिबल टू सेफ गार्ड एविएशन इंडस्ट्री अगेंस्ट। ASF एक्ट 1975 के मुताबिक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एविएशन इंडस्ट्री को किससे बचाने की जिम्मेदार है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद इन लिमिट्स। सवाल नंबर 16 है प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील इज। ब्राज़ील के मौजूदा सदर कौन हैं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी लुइस लोला डिसिल्वा। लुइस डिसिल्वा 1 जनवरी 2023 को ब्राज़ील के 39वें प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। सवाल नंबर 17 है डैश वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की वफाकी शरीय अदालत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी जस्टिस सलाहुद्दीन। सवाल नंबर 18 है कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान इज। ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए दुशंबे। सवाल नंबर 19 है वर्ल्ड वार 2 वाज फॉट बिटवीन। जंग अजीम दोम कब लड़ी गई। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 1937 टू 1945। हकीकत में ये जंग 1939 से 1945 के दरमियान लड़ी गई थी, लेकिन गिवन आंसर में 37 लिखा हुआ था तो उसे ही करेक्ट माना जाएगा। ये जंग 1 सितंबर 1939 को शुरू हुई जब अडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया। ये जंग मेजरली 2 ग्रुप्स जो कि द अलाइज जिनमें यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड किंगडम शामिल थे, और एक्सिस पावर जिनमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे के दरमियान लड़ी गई। सवाल नंबर 20 है लेंथ ऑफ सिल्क हाईवे इज। शाहराह रेशम की लंबाई कितनी है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी 6000 किलोमीटर। सिल्क रोड की एक्यूरेट लेंथ 6400 किलोमीटर यानी 4000 माइल्स के करीब है, और ये ईस्ट एशिया से लेकर इंडियन कॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका तक फैला हुआ है। सवाल नंबर 21 है द पीरियड ऑफ ब्रॉन्ज एज इज स्प्रेड बिटवीन। कांसी के दौर की मुद्दत डैश के दरमियान फैली हुई है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 3000 से 100 BC तक। अगेन गिवन आंसर मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं था, तो हमने करीबी आंसर को मार्क किया। ब्रॉन्ज एज का टाइम पीरियड 3000 BC से लेकर 1300 BC तक था। बाकी आप स्टोन्स एज और आयरन एज की डिटेल स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल नंबर 22 है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ डैश परमानेंट मेंबर्स। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल के डैश मुस्तकिल अरकान हैं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 5। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन के 6 मेजर ऑर्गन्स में से एक है। इसके 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी होते हैं। परमानेंट मेंबर्स में चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं, और टेम्परेरी मेंबर्स 2 साल के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। सवाल नंबर 23 है ऑल आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस एक्सेप्ट। तमाम अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी ज़ुबानें हैं सिवाय। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी पर्शियन। पर्शियन के सिवा बाकी दोनों गिवन लैंग्वेजेस यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में शामिल हैं। यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिनमें अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश शामिल हैं। सवाल नंबर 24 है पाकिस्तान हैज़ सर्व्ड फॉर डैश टाइम ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। पाकिस्तान डैश बार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल का गैर मुस्तकिल रुकन रह चुका है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 7।
पाकिस्तान किन सालों में सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और दाएं जानिब बाकी ममालिक की डिटेल भी देख सकते हैं। सवाल नंबर 25 है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। शंघाई ताउन तंजीम कब कायम हुई? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 15 जून 2001। एससीओ के बुनियादी अरकान में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल थे। पाकिस्तान और इंडिया ने 2017 में इन्हें ज्वाइन किया। सवाल नंबर 26 है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ हेडक्वार्टर्ड इन। एशियाई तरक्याती बैंक का सदर दफ्तर कहाँ है? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी मनीला। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में कायम किया गया और इसका हेडक्वार्टर फिलिपीन के इलाके मनीला में है। एडीबी के 68 मेंबर अरकान हैं। सवाल नंबर 27 है, डैश इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन हैं? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी अजय बंगा। अजय बंगा इंडियन बॉर्न अमेरिकन बिजनेसमैन हैं जिन्हें रिसेंटली ही इस ओहदे पर अपॉइंट किया गया है। सवाल नंबर 28 है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हेल्ड ड्यूरिंग रूल ऑफ। बंगाल की तकसीम डैश के दौरे हुकूमत में हुई। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। बंगाल की पहली पार्टीशन 20 जुलाई 1905 को ही, जिसे लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया। इस पार्टीशन में मुस्लिम अक्सरियती मशरकी इलाकों को हिंदू अक्सरियती मगरबी इलाकों से अलग किया गया था। पार्टीशन की मज़ीद डिटेल और मैप आप राइट साइड पे देख सकते हैं। सवाल नंबर 29 है, द लखनऊ पैक्ट साइंड बिटवीन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड। लखनऊ मुआहदा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और डैश के दरमियान साइन हुआ। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए इंडियन नेशनल कांग्रेस। यह मुआहदा 1 दिसंबर 1916 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल सेशन के दौरान हुआ। यह मुआहदा मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के रिस्पॉन्स में साइन किया गया। सवाल नंबर 30 है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय। करारदाद मकासद का मुसविदा किसने तैयार किया? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी लियाकत अली खान। करारदाद मकासद 12 मार्च 1949 को पास की गई। सवाल नंबर 31 है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स ऑल एक्सेप्ट। पाकिस्तान तमाम अशिया बरामद करता है सिवाय। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी पेट्रोलियम। सवाल नंबर 32 है, हतफ 5 मिसाइल इज़ फेमस एज डैश मिसाइल। हतफ 5 मिसाइल डैश मिसाइल के नाम से मशहूर है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए गौरी। गौरी एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 1250 से लेकर 1500 किलोमीटर के दरमियान है। सवाल नंबर 33 है, मुग़ल एम्परर नसीरुद्दीन मोहम्मद इज़ नोन एज। मुग़ल बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से जाने जाते हैं? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी हुमायूं। सवाल नंबर 34 है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन स्पाइनल कॉलम ऑफ ह्यूमन आर। इंसान की रीढ़ की हड्डी में हड्डियों की कुल तादाद है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। स्पाइनल कॉर्ड में हड्डियों की टोटल तादाद 33 है, जिन्हें 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिनकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल नंबर 35 है, डैश हैज़ हाइड्रल पावर जनरेशन कैपेसिटी। किस बैराज में हाइड्रल बिजली पैदा करने की सलाहियत है? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी चश्मा बैराज। सवाल नंबर 36 है, M2 मोटरवे कनेक्ट्स इस्लामाबाद टू। M2 मोटरवे इस्लामाबाद को डैश से मिलाता है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी लाहौर। M2 मोटरवे साउथ एशिया की पहली मोटरवे थी। इसकी लंबाई 375 किलोमीटर है। सवाल नंबर 37 है, आयरन और रिसोर्सेज एट डैश हैज़ बीन डिस्कवर्ड। डैश में लोहे के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी काला बाग। सवाल नंबर 38 है, फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज मेड टू। पाकिस्तान के 1973 के आइन में पहली तरमीम कौन सी की गई? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए रीडिफाइंड बाउंड्रीज। पहली तरमीम 4 मई 1974 को की गई, जिसमें सूबाई और इंटरनेशनल बाउंड्रीज को रीडिफाइन किया गया और इसके साथ साथ आर्टिकल 1, 8, 17, 61, 101, 193, 199, 200, 209, 212, 250, 260 एंड 272 में भी तरमीम की गई। सवाल नंबर 39 है, डैश स्ट्रांगली अपोज्ड दीन इलाही इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्परर अकबर। डैश ने शहनशाह अकबर के मुतारफ़ करदा दीन इलाही की शदीद मुखालफत की। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी शेख अहमद सरहिंदी। अब यहाँ से पेपर का सेक्शन 3 मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 45 तक शामिल हैं। सवाल नंबर 40 है, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इफ़ एडिड बाय 30 इज़ 150 विच इज़ द लोएस्ट इंटीजर। 5 कंसेक्यूटिव नंबरों को मल्टीप्लाई करके उनमें 30 को जमा किया जाए तो 150 बनता है।
उन नंबरों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। कंसेक्यूटिव नंबर से मुराद है लगातार नंबर्स, जैसा कि 1, 2, 3, 4 और 5 या 7, 8, 9, 10 और 11 वगैरह। हम फ़र्ज़ करते हैं कि पहले 5 कंसेक्यूटिव नंबर n, n+1, n+2, n+3 और n+4 हैं। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक मल्टीप्लाई करके 30 ऐड करेंगे तो 150 बनता है, और 30 को दूसरी तरफ मूव कर दें तो ये 150 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 120 बचेगा। अब हम n की रैंडम वैल्यूज़ पुट करके चेक करेंगे कि कहाँ इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। पहले n = 1 पुट करके देखते हैं। 1 पुट करने पर हमें लेफ़्ट साइड पे 1, 2, 3, 4 और 5 मिला है, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 120 बनता है और हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है। इसका मतलब है कि हमारे 5 नंबर्स 1, 2, 3, 4 और 5 ही हैं। इनका लीस्ट नंबर 1 होगा और यही हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 41 है, स्कूल कैंटीन ऑफ 1400 स्टूडेंट हैज़ प्रोविजंस फॉर 10 वीक। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 2 वीक्स न्यू बैच ऑफ 200 स्टूडेंट्स ज्वाइन। हाउ लॉन्ग आफ्टर दीज प्रोविजंस विल लास्ट। स्कूल के 1400 बच्चों के लिए कैंटीन में 10 हफ्तों का राशन मौजूद है। 2 हफ्ते गुजरने के बाद 200 बच्चों का एक बैच स्कूल ज्वाइन करता है, तो अब वो राशन कितने हफ्ते चलेगा। गिवन कंडीशन के मुताबिक 1400 बच्चों के लिए 10 दिन का राशन मौजूद है। 2 हफ्ते गुजरने के बाद नए बच्चों के ज्वाइन करने से पहले 1400 बच्चों के लिए 8 हफ्तों का राशन बाकी है। अब 200 बच्चों के ऐड होने के बाद बच्चों की तादाद 1600 हो गई है, तो अब राशन कितने हफ्ते चलेगा। यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई है कि राशन कम हफ्तों तक चलेगा, क्योंकि राशन कांस्टेंट है और बच्चों की तादाद बढ़ गई है। तो ये सिंपली इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बनता है। अब बचपन में पढ़ी हुई प्रोपोर्शन की टेक्निक से इसे सॉल्व करते हैं। एक साइड पर स्टूडेंट्स और दूसरी साइड पर वीक्स लिखेंगे। न्यू ज्वाइनिंग से पहले 1400 स्टूडेंट्स के लिए 8 माह का राशन मौजूद था। देन 1600 स्टूडेंट्स हो गए और वीक अननोन है, तो उसे x लिखेंगे। अब जहां x होगा वहां अप हेड एरो लगा देंगे, और ये हम हमेशा करेंगे। जहां भी अननोन वैल्यू होगी उसके लिए हम अप हेड एरो ही यूज़ करेंगे। और अदर साइड के लिए चेक करेंगे कि प्रोपोर्शन इन्वर्स है या डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट हुआ तो अप हेड एरो लगेगा, और अगर इन्वर्स हुआ तो डाउन हेड एरो लगेगा। हमारी सिचुएशन में इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो हम डाउन हेड एरो लगाएंगे। अब हम टेल को ऊपर और हेड को नीचे रखकर इक्वेशन बना लेंगे। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो हमारा दुरुस्त आंसर है ऑप्शन ए 7 वीक्स। सवाल नंबर 42 है, सॉल्व 0.00049 प्लस 0.201 मल्टीप्लाई 430। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जहां मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो वहां बोर्ड मैथ्स रूल अप्लाई किया जाता है। बी फॉर ब्रैकेट यानी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। देन ओ फॉर ऑर्डर यानी वेरिएबल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, और फिर लास्ट में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को। तो गिवन क्वेश्चन में भी हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें फर्स्ट वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो इस तरह हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर हमें 86.43 मिला है, और जब इसमें पहली वैल्यू ऐड करेंगे तो हमें हमारा आंसर 86.43049 मिल जाएगा। सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है, जिसे नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमारा दुरुस्त आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। सवाल नंबर 43 है, अ लिफ्टर लोड्स 200 पैकेजेस ऑफ ग्रोसरी इन ट्रक इन एन आवर, whereas a laborer loads 2/4 less packages in the same time. How many hours it will take them to load 1500 packages if each take 30 minutes rest after 2 hours of loading? एक लिफ्टर 1 घंटे में 200 पैकेजेस लोड करता है, और एक मजदूर 1 घंटे में लिफ्टर से 2/4 कम लोड करता है। दोनों अगर मिलकर काम करें तो कितनी देर में 1500 पैकेजेस लोड करेंगे, अगर ये दोनों हर 2 घंटे काम करने के बाद आधा घंटा रेस्ट करें। गिवन कंडीशन के मुताबिक लिफ्टर 1 घंटे में 200 पैकेजेस लोड करता है और मजदूर 2/4 कम। क्वार्टर 1/4 को कहते हैं, तो 2/4 का मतलब होगा हाफ, और 200 का आधा 100 बनता है। अगर मजदूर लिफ्टर से 100 कम लोड करे तो इसका मतलब है कि वो 100 ही लोड कर रहा है, यानी दोनों मिलकर 1 घंटे में 300 पैकेजेस लोड करते हैं। फार्मूला के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत लेंथी और मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फार्मूला की बजाय लॉजिक से सॉल्व करते हैं। 1 घंटे में दोनों ने 300 पैकेजेस लोड किए, दूसरे घंटे में 300 और लोड किए, फिर आधा घंटा की ब्रेक हुई, फिर 1 घंटा काम किया 300 पैकेजेस लोड किए, फिर 1 घंटा काम 300 पैकेजेस, और फिर आधा घंटा की ब्रेक हुई।
अब तक टोटल 1200 पैकेज हो गए हैं, तो इसका मतलब है 1 घंटा मज़ीद काम करने पर हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। और जब टोटल टाइम को जमा किया गया तो टोटल 6 आवर्स बनते हैं। तो हमारा दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। सवाल नंबर 44 है, द सेल प्राइस ऑफ 42 ब्लैंकेट्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ब्लैंकेट्स। फाइंड द गेन और लॉस इन परसेंटेज। 42 ब्लैंकेट्स की सेल प्राइस 28 ब्लैंकेट्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालें। गिवन कंडीशन के मुताबिक 42 ब्लैंकेट्स की सेल प्राइस 28 ब्लैंकेट्स की कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक ब्लैंकेट की कॉस्ट प्राइस x है, तो 28 ब्लैंकेट्स की कॉस्ट प्राइस 28x होगी। अगर हम ये वैल्यू अबव इक्वेशन में पुट कर दें तो इक्वेशन कुछ यूँ बनेगी। अब अगर एक ब्लैंकेट की कीमत x है तो 42 ब्लैंकेट्स की कीमत 42x होगी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के फार्मूला में यूज़ करके आंसर निकाल लेंगे। फार्मूला अपर राइट कॉर्नर में मेंशन कर दिया है। इसमें वैल्यू पुट करने और सॉल्व करने के बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करने पर हमारा आंसर -33.33% बना है। तो दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। सवाल नंबर 45 है, पोर्ट्रेट इन आर्ट गैलरी इज 7 फीट वाइड एंड 9 फीट लॉन्ग। इफ इट्स फ्रेम हैज़ विड्थ ऑफ 2 इंचज़, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द फ्रेम टू द एरिया ऑफ पोर्ट्रेट। आर्ट गैलरी में एक पोर्ट्रेट जो कि 7 फीट चौड़ा और 9 फीट लंबा है, अगर इसका फ्रेम 2 इंचज़ का हो तो फ्रेम और पिक्चर्स के एरिया की प्रोपोर्शन क्या होगी। पिक्चर की लेंथ 9 फीट है, इसे इंचज़ में कन्वर्ट करें तो 12 से मल्टीप्लाई होकर 108 इंचज़ बन जाएगी। और विड्थ 7 फीट है, इसे भी इंचज़ में चेंज करें तो 84 इंचज़ बन जाएंगे। कन्वर्ट इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट इंच भी यूज़ हो रहा है। अगर एक ही टाइप के एक से ज़्यादा यूनिट यूज़ हो रहे हों तो उन्हें एक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, अब पिक्चर का एरिया निकालने के लिए लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे और एरिया ऑफ पिक्चर बनेगा 9072 स्क्वायर इंचज़। अब हम होल पोर्ट्रेट इंक्लूडिंग फ्रेम का एरिया निकालेंगे। अब लेंथ में फ्रेम ऊपर और नीचे दोनों जानिब ऐड होगा, तो 108 में 2 इंचज़ फ्रॉम टॉप एंड 2 इंचज़ फ्रॉम बॉटम ऐड करने के बाद 112 इंचज़ बन जाएंगी। इसी तरह विड्थ में भी 2-2 इंचज़ ऐड करेंगे तो वो 88 बन जाएगी। लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करने पर हमें पूरी पोर्ट्रेट इंक्लूडिंग फ्रेम का एरिया मिल जाएगा, जो कि 9856 स्क्वायर इंचज़ बना है। अब सिर्फ फ्रेम का एरिया निकालने के लिए पूरी पोर्ट्रेट इंक्लूडिंग फ्रेम में से सिर्फ पिक्चर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह हमें फ्रेम का एरिया मिल जाएगा जो कि 784 बनता है। अब हम फ्रेम और पिक्चर के एरिया की रेशो निकालेंगे। रेशो निकालने के लिए हम पहली वैल्यू को दूसरी पर डिवाइड कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने पर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा जो कि 7:81 बनता है। तो हमारा दुरुस्त आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अब हम पेपर के 4th सेक्शन इस्लामिक स्टडीज़ को पढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक शामिल है। सवाल नंबर 46 है, हज़रत सालेह यूज़ टू रेज। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम क्या पालते थे। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, कैमल्स। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद पर भेजे गए थे और आपने मोज़े के तौर पर पहाड़ में से ज़िंदा ऊँटनी निकाली थी। सवाल नंबर 47 है, डैश इन्वेंटेड नीडल्स एंड यूज टू डू क्लॉथ वर्क। डैश ने सुई ईजाद की और कपड़े का काम किया। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इस्लामिक हिस्ट्री के मुताबिक सुई हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ईजाद की थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे पैगंबर थे और मेराज की रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से चौथे आसमान पर मुलाकात की। सुई के अलावा हज़रत इदरीस ने पेन यानी कलम भी ईजाद किया। सवाल नंबर 48 है, खलीलुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ। खलीलुल्लाह किन का लक़ब है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे जिनका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम है। सवाल नंबर 49 है, डैश वाज द रिटन पैक्ट ऑफ मुस्लिम्स। डैश मुसलमानों का पहला तहरीरी मुआहदा था। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, पैक्ट ऑफ मदीना। पैक्ट ऑफ मदीना, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना या चार्टर ऑफ मदीना भी कहा जाता है, पहली हिजरी और 622 CE में मदीना शहर में लिखा गया। सवाल नंबर 50 है, इन डैश हिजरा बैटल ऑफ ओहद टुक प्लेस। ग़ज़वा ओहद कब हुई। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, 3 हिजरा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी एफर्ट आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा अंदाज और कंटेंट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्क्रीन के दाईं जानिब इसी सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड
और बाएं जानिब जनरल नॉलेज की कंबाइंड प्लेलिस्ट पिन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।